बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसी हैं? उम्मीद है ठीक होंगी। वेस्पर थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, बल्कि आज इसका लास्ट हमारा लेक्चर है वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड। आपने इससे पहले इसके मेन पॉइंट्स पढ़े, एप्लीकेशंस पढ़ी, सारी टाइप्स पढ़ ली, ठीक है। आज हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, इट मीन्स कि इस थ्योरीज में कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जिसकी वजह से यानी ये सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने पे एप्लीकेबल क्यों नहीं है। नंबर 1, वेस्पर थ्योरी इज एप्लीकेबल टू कोवलेंट कंपाउंड्स ओनली एंड कैन नॉट बी अप्लाई टू आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमने अब तक जितनी भी एग्जांपल्स की वो सारे कोवलेंट कंपाउंड थे, उनमें से कोई भी आयनिक कंपाउंड नहीं था। यानी वेस्पर थ्योरी सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है? कोवलेंट कंपाउंड। सिर्फ वो कंपाउंड्स जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उनकी शेप हम वेस्पर थ्योरी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री हम वेस्पर थ्योरी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एक वजह इनकी पोलैरिटी भी है, यानी आयनिक कंपाउंड में बॉन्ड जो है वो पोलर होता है और कोवलेंट कंपाउंड्स में पोलैरिटी है लेकिन वो 100% पोलर नहीं है, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ कोवलेंट कंपाउंड्स पे ही एप्लीकेबल है, आयनिक पे नहीं है। नंबर 2, दिस थ्योरी डज नॉट मेक एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन s, p, d एंड f ऑर्बिटल्स। यानी ये थ्योरी हमने पढ़ी, इसमें एग्जांपल जब हमने सॉल्व की तो कहीं भी हमने ऑर्बिटल्स का जिक्र नहीं किया, ठीक है। कहीं भी हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र नहीं किया, इनकी ऑर्बिटल्स की शेप का जिक्र नहीं किया। जस्ट हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, उसका लेवल स्ट्रक्चर लिखते थे और उसके बाद उसकी ज्योमेट्री जो थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे प्रिडिक्ट कर लेते थे। नंबर 3 है, द थ्योरी डज नॉट हेल्प इन द प्रिडिक्शन ऑफ शेप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी ये जो थ्योरी है इसकी मदद से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री या शेप फाइंड आउट नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो हैं वो कौन से कंपाउंड्स? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड बॉन्ड बनता है, ठीक है। और ये आम तौर पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना वो बनाते हैं। तो उनकी शेप या ज्योमेट्री हम इस थ्योरी की मदद से फाइंड आउट नहीं करते। फोर्थ वाला पॉइंट है, वेस्पर थ्योरी सिंपली प्रिडिक्ट्स दैट molecules such as ammonia, water, chloroform, etc. are distorted from the regular geometrical shapes but does not quantify the extent of distortion. It means कि ये जो वेस्पर थ्योरी है ना ये सिंपल से जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी ज्योमेट्री शेप तो फाइंड आउट करती है और ये भी बताती है कि भाई इनकी ज्योमेट्री रेगुलर से डिस्टर्ब है, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताती कि कितनी, यानी कितनी हद तक जो है ना ये रेगुलर ज्योमेट्री से डेविएट करेंगे, ठीक है। जैसे अमोनिया है, इसमें 1 लॉन पेयर है, 1 लॉन पेयर की वजह से इसका एंगल रिड्यूस होता है, ठीक है। 107 हो जाता है 109 से। और यहाँ पे अगर 2 लॉन पेयर है वाटर में तो ये एंगल रिड्यूस हो जाता है 109 से ये 105 तक आ जाता है। क्लोरोफॉर्म है, इसमें हमारे पास टर्मिनल एटम्स जो है ना वो डिफरेंट आ गए जिसकी वजह से रेगुलर ज्योमेट्री नहीं रही बल्कि डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री आ गई। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 लॉन पेयर होगा तो ज्योमेट्री जो है वो इतने परसेंट तक जो है ना वो डिस्टर्ब होगी। 2 लॉन पेयर होंगे सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में तो फिर कितने परसेंटेज तक यानी शेप जो है ना वो रेगुलर से डिस्टर्ब होगी। टर्मिनल अगर एक डिफरेंट है तो फिर क्या है, 2 डिफरेंट है तो फिर क्या है। यानी इसमें क्वांटिटी नहीं बताई जाती, सिर्फ ये कहा गया है कि ज्योमेट्री जो है ना वो रेगुलर से डिस्टर्ब है, ठीक है। ये थी सारी लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी जिसके 4 पॉइंट्स हैं। ये भी आपने अच्छी तरह से करने हैं। इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि लिमिटेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी जो है ना वो आप इसे एक्सप्लेन करें, ठीक है जी। उसके बाद आगे हम देखते हैं, ये एक टेबल है, इस टेबल में बहुत सी एग्जांपल्स दी गई हैं
और साथ उनकी ज्योमेट्री या शेप बताई गई है। ये टेबल यहाँ से देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, यानी ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सारे लिखे हैं मॉलिक्यूल जिसकी इसके आगे एग्जांपल लिखी है, उसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है टोटल वो ये है। ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लॉन पेयर, इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से लॉन पेयर कितने हैं वो ये। उसके बाद जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बनेगी वो इन्हीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेस पे बनेगी, जैसे इसकी लीनियर है और ये आगे शेप ड्रॉ की और ये एग्जांपल्स लिख दी। ठीक है कि लीनियर किस किस मॉलिक्यूल की शेप हो सकती है, और लीनियर शेप भी बनाकर दिखा दी और नाम भी लिख दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए और बॉन्ड पेयर भी आ गए। इस तरह ये सारे जो है ना एंड तक जा रहे हैं। आपने इन सब एग्जांपल्स को वन बाय वन खुद सॉल्व करना है। ठीक है, यानी एग्जांपल्स आप रैंडम लें आगे पीछे करके और ख़ुद उसकी ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करें। प्रिडिक्ट करने के बाद देखें कि आपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स निकाले थे वो और जो नंबर ऑफ लॉन पेयर निकाले वो ज्योमेट्री और उसकी शेप आपस में क्या मैच करती हैं कि नहीं करती। ठीक है, ये टेबल एक तरह से सॉल्व टेबल है, इसमें से कोई भी एग्जांपल उठा के आपको दी जा सकती है। आप इन सारी एग्जांपल्स को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद ये उसी टेबल का बाकी का हिस्सा है। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स, ज्योमेट्री और एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है इस टेबल की मदद से आप काफ़ी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो है ना वो खुद फाइंड आउट कर लेंगे। जिस तरह से आपको बताया गया उस तरह आप इसे करें। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करके आपके लिए रखा गया है। इसको देखें, प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द NOCl मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका सोल्यूशन है द लेवल स्ट्रक्चर फॉर NOCl इज, ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर, ठीक है, वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए, फिर उसके बाद उसका लेवल स्ट्रक्चर लिखा। लेवल स्ट्रक्चर लिखने के साथ ही हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन है। सेंट्रल एटम जो है वो नाइट्रोजन है। उसके बाद देयर आर 2 एटम्स and 1 lone pairs on the nitrogen atom, so we count 3 valence shell electron pairs। यानी इसमें नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। उन 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में से एक लॉन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर हैं। एक बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन और क्लोरीन के दरमियान और सेकेंड वाला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान। तो इस तरह ये जो NOCl मॉलिक्यूल है इसमें जो सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन, ठीक है, इसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, 3, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। अब अगर इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या बनती है, क्या प्रेडिक्ट हम करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट्स ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री फॉर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अगला जो पॉइंट है, द एटम्स लाई इन द सेम प्लेन बट नो ऑन द सेम लाइन। यानी इसमें ये जो एटम्स हैं तीनों के तीनों ये एक प्लेन में तो हैं लेकिन एक लाइन में नहीं हम इसे लिख सकते। ठीक है, उसके बाद अगला है अ लॉन पेयर इफेक्ट्स द स्ट्रक्चर मोर देन अ डबल बॉन्ड, thus it has angular geometry and the measured angle is 116 degree। अच्छा जी, अब ये जो नाइट्रोजन है सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में 2 बॉन्ड पेयर और एक लॉन पेयर। इस लॉन पेयर की वजह से ज्योमेट्री जो है ना वो रेगुलर नहीं रहेगी। ठीक, लॉन पेयर आपको पता है कि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में ना रिपल्शन ज़्यादा होती। इस रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए लॉन पेयर बॉन्ड पेयर को इस तरफ पुश करेगा अंदर की तरफ। ठीक है, और इसी तरह ये लॉन पेयर और इस बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन ज़्यादा है। इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए लॉन पेयर इस बॉन्ड पेयर को अंदर की तरफ पुश करेगा। जब ये अंदर की तरफ पुश करेगा तो क्या होगा कि जो नॉर्मली ट्राइगोनल प्लेनर में एंगल है 120 डिग्री का,
वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 116 डिग्री। ठीक है, और ये 116 डिग्री क्यों हुआ, ये इस लॉन पेयर की वजह से। अब इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर नहीं रहेगी, बल्कि इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, एंगुलर ज्योमेट्री भी कह सकते हैं, वी शेप भी कह सकते हैं, इसको बेंट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। और ये रेगुलर से डिस्टर्ब हुई सिर्फ इस लॉन पेयर की वजह से। ठीक है, तो मेरा ख्याल है आपको इन सारी पॉइंट्स को समझ आ गई होगी कि कोई भी एग्जांपल आ जाए तो आपने इन पॉइंट्स पे उसको सॉल्व करना है और उसकी ज्योमेट्री और शेप बतानी है। ये जितनी भी आपको मैंने पीछे टेबल में एग्जांपल्स दिखाई हैं, ये सारी आपने इसी तरह सॉल्व करनी है। ठीक है जी, फिर आपको इंशाल्लाह ये काफ़ी हद तक आ जाएगा। आगे ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने सॉल्व करने हैं। प्रेडिक्ट द शेप ऑफ ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स यूजिंग वेस्पर मॉडल। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं, CCl4, H2SC, AsF3 और AlCl3। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी ज्योमेट्री वेस्पर थ्योरी की बेस पे फाइंड आउट करें। अगला है हमारे पास प्रेडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द फॉलोइंग आयंस यूजिंग द वेस्पर मॉडल, यानी ये पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, इनकी भी ज्योमेट्री फाइंड आउट करनी है किस बेस पे, वेस्पर थ्योरी की बेस पे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करें इनको, यानी सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें जितने एलिमेंट्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उसके बाद इसका लेवल स्ट्रक्चर लिखें, सेंट्रल एटम लोकेट करें, फिर सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स फाइंड आउट करें। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फाइंड आउट करने के बाद आप लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर अलहदा करें, फिर उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बेस पे आप ज्योमेट्री देखें कि क्या होगी। उस ज्योमेट्री में अगर लॉन पेयर कोई आ जाता है तो फिर उसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब होगी, एक लॉन पेयर आता है तो फिर क्या ज्योमेट्री है, 2 3, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ नंबर ऑफ लॉन पेयर फाइंड आउट करने के, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, क्योंकि हम मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री उसी वक्त अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जब तक कि हमें पता ना चले कि इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर कितने हैं। ये एक शॉर्ट कट की है, इससे आप ज़रा जल्दी से स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इसको ज़रा देखें कि हमने कैसे करना है। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है SF4। SF4 हमने इसकी ज्योमेट्री या शेप बतानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि सल्फर किस ग्रुप से बिलोंग करता है, 6 ग्रुप से, तो इसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। फ्लोरीन किस ग्रुप से बिलोंग करता है बेटा, ये 7 ग्रुप से, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। अब SF4 जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो हम इनको प्लस करके काउंट फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे सल्फर है, इसका 6 प्लस 4 आ गया क्योंकि 4 फ्लोरीन के एटम है, और 7 क्योंकि एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसको हमने इकट्ठा किया, 6 + 28, तो टोटल काउंट आ गई हमारे पास 34, यानी SF4 मॉलिक्यूल में 34 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने इनको डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, हमेशा पहले आपने 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 का टेबल पढ़ें, 8 4 ज़ा 32, माइनस किया, नीचे क्या आ गया, 2। अब इस 2 को अगले स्टेप में आपने 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी इसको 2 1 ज़ा 2, नीचे 0 आ गया। इस फार्मूले को, इस डिवीजन को ज़रा आप अच्छी तरह से देखें कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको सबसे पहले आपने 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, 8 से डिवाइड करके जो पीछे रिमाइंडर बच जाएगा उसको आपने हमेशा 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 डिविजन्स होनी है इसमें, एक 8 के साथ और एक 2 के साथ। जो 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो उससे जो नंबर आएगा ये एक्चुअली शो करता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो क्वोशंट आता है ये शो करता है नंबर ऑफ लॉन पेयर्स को। ठीक है, और इन दोनों को अगर आप प्लस कर लें, 4 को और 1 को, तो 4 + 1 = 5, तो 5 होगा इसका स्टेरिक नंबर। क्या होगा इसका स्टेरिक नंबर। ठीक है, ये आगे हम देखते हैं, ये देखें
स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। स्टेरिक नंबर पीछे हमने डिवीजन से कैलकुलेट किया, कितना आ गया 5, ठीक है। और बॉन्ड पेयर मैंने आपको कहा था जो पहला 8 से डिवाइड करके क्वोशंट आएगा ना वो शो करता है बॉन्ड पेयर को, वो आ गया। प्लस लॉन पेयर चले हम समझते हैं हमें नहीं पता, तो लॉन पेयर फाइंड आउट किए, 5 - 4 इज इक्वल टू 1। अब इसमें बॉन्ड पेयर्स कितने हैं 4 और लॉन पेयर कितने हैं 1, इनको प्लस किया 4 प्लस 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए 5। यानी जो सेंट्रल एटम है SF4 में जो सेंट्रल एटम है सल्फर, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं 5। अगर उसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो फिर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। क्या इसकी ज्योमेट्री है, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिड रेगुलर ज्योमेट्री है। अब हमने देखना है कि लॉन पेयर कितने हैं, लॉन पेयर है 1। अब ये लॉन पेयर जो है ये ट्राइगोनल बाइपिरामिड में किस जगह स्टे करेगा, ये जो ट्राइंगल है उसके एक कॉर्नर पे, जिसकी वजह से इस लॉन पेयर की वजह से ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिड नहीं रहेगी बल्कि ये डिस्टर्ब हो जाएगी। डिस्टर्ब होकर जो इसकी शेप आएगी वो क्या आएगी, सीसॉ, ठीक है। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लेना है कि लॉन पेयर कोई है कि नहीं है। कोई भी ये जितनी आपको टेबल्स में मैंने एग्जांपल्स दी हैं इन सब को 1 बाय 1 यही फार्मूला अप्लाई करें, ठीक है, और उसकी ज्योमेट्री प्रेडिक्ट करें। प्रेडिक्ट करने के बाद फिर आप देखें टेबल के जो आप प्रेडिक्ट कर रही हैं वो ठीक है कि नहीं, और ये जो ट्रिक मैंने आपको बताया क्या ये कामयाब है या नहीं है, ठीक है। इसको ये ट्रिक आपने सिर्फ समझना है और इसको अप्लाई करना है, पेपर्स में ये आपको लिखना नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक आपको शॉर्टकट बताया है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप फाइंड आउट करनी है तो आपने एक आध मिनट के अंदर अंदर आप उसकी ज्योमेट्री शेप जो है वो फाइंड आउट कर लेंगी अगर आपको इस फॉर्मूले की समझ आती है, ठीक है। एक और इसकी प्रैक्टिस कर लेते एग्जांपल के साथ। ये जनाब हमारे पास है SO3, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सल्फर 6, क्योंकि सल्फर जो है वो 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर आपको बेटा कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आ रही या उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता तो कम से कम ये याद रख लें ये किस ग्रुप में है। ग्रुप का नंबर आपको ठीक से पता होगा तो ये फार्मूला आप आसानी से यूज़ कर सकती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन, ये भी 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके भी 6 आ गए। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SO3, अब SO3 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस शेल में वो कितने हैं, 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए 24। 24 को डिवाइड करना है पहले स्टेप में हमेशा 8 से, 8 3 ज़ा 24 और रिमाइंडर 0, तो ये आगे नहीं जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा 3 और इसके जो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हैं वो भी क्या होंगे 3। अब फार्मूला लिखते हैं स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। 3 इज इक्वल टू 3 माइनस लॉन पेयर कितना आ गया 0, तो इसका बॉन्ड पेयर 3 और लॉन पेयर 0। अब इस बेस पे हम इसकी ज्योमेट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि इसमें सेंट्रल एटम है हमारे पास सल्फर, उसके वैलेंस शेल में कितने बॉन्ड पेयर आ गए 3, ठीक है। तो जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे तो उसकी ज्योमेट्री हम क्या प्रेडिक्ट करेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इस देखना यह है कि आया इसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी या कि डिस्टर्ब होगी, इसके लिए हमें नंबर ऑफ लॉन पेयर चाहिए। तो इस मॉलिक्यूल में लॉन पेयर हैं 0, यानी कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसलिए SO3 की जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, रेगुलर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और इनमें एंगल कितना होगा, वही 120 का, ठीक है। अब आपने बेटा इसी तरह और एग्जांपल्स सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये जो स्टेरिक रूल है इसको ज़रा अच्छी तरह से देखें कि जब भी जो आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लिए मॉलिक्यूल्स के अंदर वैलेंस शेल में, तो आपने हमेशा सबसे पहले जो इसे डिवाइड करना है वो किससे करना है, 8 से करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमेशा किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है,
ठीक है। फिर आपके पास जो क्वोशंट में दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, उन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास स्टेरिक नंबर आएगा। वो स्टेरिक नंबर लिख के फिर आपने बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर लिखना है। बॉन्ड पेयर कहाँ से आएंगे, जब आप 8 से डिवाइड करेंगी तो जो क्वोशंट आएगा वो बॉन्ड पेयर होता है, ठीक है। और लॉन पेयर एक्चुअली क्या होता है, जो आप 2 से डिवाइड करते हैं जो क्वोशंट आता है वो लॉन पेयर होता है। और इसमें वैसे ही ज़रा फार्मूला लिख के कि लॉन पेयर आप फार्मूले से भी देखें तो फाइंड आउट कर लें। तो इस तरह हम आसानी से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर हमें लॉन पेयर का एक्चुअली सही सही से पता चल जाए। लॉन पेयर की वजह से ही थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वरना अगर वैसे टर्मिनल पूरे हों तो फिर तो आप फ़ौरन ज्योमेट्री फाइंड आउट कर लेंगी, ठीक है। तो इसकी आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो तो वो आप पूछिए। इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में से क्वेश्चन ज़रूर आता होता है और ज़्यादातर शेप ही प्रिडिक्ट करनी आती है या मेन पॉइंट्स आ जाते हैं, लिमिटेशन भी आ जाती हैं। तो आपको एक्चुअली इसमें यानी अब हमने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, तो हमारी जो लर्निंग आउटकमिंग है वो क्या होनी चाहिए कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉलीएटॉमिक आयन की शेप जो है ना वेस्पर थ्योरी की यानी हेल्प से हम उसकी शेप फाइंड आउट कर सकें। इसकी कल भी मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल सर्च आउट करें और प्रैक्टिस करें। बल्कि प्रैक्टिकल में भी अक्सर वाइवा में वो ये पूछ लेते हैं कि भाई अगर SO3 आपका कोई इस्तेमाल हो रहा है या NO2 के, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाएं, तो आपको उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना, इसकी बस प्रैक्टिस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे से पूछें। अल्लाह हाफिज़।